हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 ऑफ जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तवांग मोनेस्ट्री को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तुंगनाथ टेम्पल को लेकर के। तो तुंगनाथ टेम्पल जो है वो उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल को आदि शंकराचार्य के द्वारा बनवाया गया था। उत्तराखंड स्टेट जो है वहाँ पर 5 पंच केदार हैं और उसमें से 3rd नंबर का है तुंगनाथ टेम्पल। और पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है तुंगनाथ टेम्पल। अब ये टेम्पल जो है वो न्यूज़ में क्यों बना हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इस नोटिफिकेशन में इस टेम्पल को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से तुंगनाथ टेम्पल जो है वो न्यूज़ में बना हुआ था। तो इसकी जो लोकेशन है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे कुछ नए इनिशिएटिव के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के बारे में। देखो एस्पायरेंट, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपके लिए इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जो भी अदर इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हमें लगती है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले उस न्यूज़ को हम आपके साथ में शेयर करते हैं। फिर उस न्यूज़ में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। मान लो उस न्यूज़ में कोई मैपिंग एरिया है, तो उस मैपिंग का जो मैप है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है साथ ही साथ में। इसमें बेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि आप जब करंट अफेयर्स रीड करते हो तो आपको इजीली कनेक्टिविटी जो है कि किस न्यूज़ की वजह से करंट अफेयर्स हम रीड कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके कनेक्टिविटी इजीली हो पाती हैं। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है टेलीग्राम वीडियो का, उसमें इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक अवेलेबल है और 89 रुपीज़ पर मंथ जो है वो इस प्रोग्राम के चार्जेस हैं। नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिव जो है वो आंसर राइटिंग को लेकर के है। अगर कोई स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है, ऐसे के ऊपर फोकस करते हुए एथिक्स जो है इस पार्ट को अपना प्रिपेयर करना चाहता है, तो आप हमारे इस इनिशिएटिव के साथ में जुड़ सकते हैं। इसमें मंडे टू फ्राइडे जो है वो आपको 2 क्वेश्चन डेली बेसिस पर दिए जाएंगे। क्वेश्चन जो है उनके आप रिलेट किया जाता है और साथ ही साथ में वीकेंड्स पर जो है वो एथिक्स और ऐसे की आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाती है। ओके, तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। आंसर राइटिंग में आपको इवैल्यूएशन के साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, या आप किस तरीके से अपने आंसर को किसी रिपोर्ट के नेम के साथ में या किसी आर्टिकल के साथ में किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो, ये सारी बातें जो हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और 2500 रुपीज़ जो हैं वो इसके चार्जेज हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इनिशिएटिव है मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर कोई स्टूडेंट टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करना चाहता है कि डेली बेसिस पर उसको टारगेट मिले और टाइम टू टाइम उसके प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चंस हैं या टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएं, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर श्रीलंका जो हमारे इंडिया के, अगर हम मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो हमारे इंडिया के साथ में शेयर करता है, तो श्रीलंका में कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनकी डेथ देखने को मिली है और उन लोगों ने इंडियन ड्रग्स जो है उसको यूज़ किया था। मतलब वहाँ के हॉस्पिटल में उन लोगों को इंडियन ड्रग्स दी गई और उसके बाद में उनकी डेथ देखने को मिली है। अब इसको लेकर के जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, उन्होंने वहाँ के जो जुडिशरी है उसमें क्वेश्चन पिटीशन डाली, तो उन्होंने अपने एक तरीके से उस पिटीशन को रिव्यू करवाने की जब कोशिश की, तो ये पता चला कि श्रीलंका में बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो हमारे इंडिया से जो इलीगल तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से भेजी जा रही है। तो देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया जो है ओवरऑल ग्लोबली जो भी इशू है उसमें इंडिया का स्टैंड जो है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसमें इंडिया को इंटरमीडिएट करने के लिए बार बार पुश किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, ताकि इंडिया जो है वो अपने लेवल पर इंटरमीडिएट करे और वॉर जैसी सिचुएशन जो है उसमें वो शांत हो सके,
खत्म हो सके। ओके, तो मतलब आप मानिए कि इंडिया का स्टैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर ये ड्रग्स वाली सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो एक बिलीफ जो है ओवरऑल ग्लोबली लेवल पर, या रिलायबिलिटी जो है लोगों की, वो डिक्रीज होती है अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं वो टाइम के साथ में बढ़ते रहे तो यहाँ पर एक बात तो फोकस करनी चाहिए कि श्रीलंका में इस तरीके के इलीगल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा श्रीलंका को अपनी ड्रग्स जो हैं वो नहीं मंगवानी चाहिए। और दूसरा, हमारे इंडिया से क्या क्या एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उनको लेकर हमें भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, और जो भी इस तरीके की इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली लेवल पर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम नहीं, हमारे इंडिया का नाम जो है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है ना वो श्रीलंका में ही नहीं, अदर हम द हिंदू डिस्कस करते रहते हैं, और द हिंदू में हमने इस तरीके की न्यूज़ जो है वो पहले भी देखी है कि इंडिया की जो कफ सिरप है उसको कंज्यूम करने से प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई। तो इस तरीके की जो इशू है ना उसको हमें टैकल करना होगा, ताकि जो हमारी ड्रग्स मेडिसिन जो सेक्टर है उसके ऊपर लोगों का रिलायबिलिटी बना रहे, और ये पता चले कि हाँ जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को इंडिया ने फॉलो किया, और उसके बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो नहीं देखने को मिली। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है, तो मणिपुर में जो वायलेंस देखने को मिल रहा है तो इसको लेकर के मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो मिजोरम जो है उसके साथ में डिस्कशन किया है, और वहाँ पर उन्होंने कुकी और मैतेई कम्युनिटी जो है उनके साथ में जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। मतलब एक तरीके से कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज ना हो सके, क्योंकि मिजोरम जो है वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मैती और कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और मणिपुर में जो इशू देखने को मिला जिसके बाद में बहुत सारे लगभग 10,000 के लोग जो कुकी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो मणिपुर मिजोरम में जो जा करके वो सेटल हो रहे हैं। ओके, तो देखो ये जो प्रॉब्लम है ना इसका मेजर इशू तो ये देखने को मिल रहा है कि मैतेई कम्युनिटी जो है उसने एसटी कम्युनिटी का डेजिग्नेशन की डिमांड की, और उसके बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। लेकिन इसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है मणिपुर की वो जो पॉपी कल्टीवेशन है उसको रेगुलेट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, और इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक क्लैश जो हो रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक फीचर है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो साउथ पेज पर है, और यहाँ पर देखो केरला में जो फिशरमैन है उन्होंने ऐलान किया है कि अगर जो गवर्नमेंट है उन्होंने लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन रिलीज किए थे हाई सीज को लेकर के, हाई सीज मतलब 200 नॉटिकल माइल से दूर का जो एरिया है सी एरिया, वहाँ पर फिशिंग करना उसको बोलते हैं हाई सी फिशिंग। तो उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, और उसमें बोला था कि सभी को वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, मतलब हाई सीज एरिया में फिशिंग को रेगुलेट करने की गाइडलाइंस जो है वो दी गई थी। तो यहाँ पर जो फिशरमैन हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बोला है कि ये एक तरीके से आप सबको वहाँ पर अलाउ नहीं करोगे, मतलब जो स्मॉल स्मॉल फिशरमैन हैं उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगी। गवर्नमेंट का ये मानना है कि हाई सी जो एरिया है वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जापान, कोरिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इनकी जो वेसल्स हैं लार्ज वेसल्स वो उसको कैप्चर कर रही हैं। तो इंडिया भी अगर अपने लेवल पर इसको रेगुलेट करे तो इजीली अपने आप को वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो केरला में डेंगू के जो केसेज हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि एक तरीके से हमें सर्विलेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो केसेज हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इस सीजन में जो है इन केसेज में संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो पहले ही हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल पेज पर है। देखो अभी क्या देखने को मिल रहा है कि अभी कोप 28 की जो मीटिंग है या फिर उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो दी गई है यूएई को, और कोप 28 के जो प्रेसिडेंट है वो है सुल्तान अल जबेर। तो ये मिनिस्टर हैं होस्ट नेशन के, और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि इनको हटाया जाना चाहिए। क्यों हटाया जाना चाहिए? क्योंकि ये जो सुल्तान अल जबेर जो हैं वो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ हैं।
इस ग्राउंड पे इनके रिमूवल की बात की जा रही है कि कोप की जो मीटिंग होती है उसमें तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज जो एक मेजर इशू है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो वो अगर एक ऑयल कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कैसे करेंगे। लेकिन जो राइटर जो हैं उन्होंने फोकस किया है इन पर्सन के ऊपर, सुल्तान अल जबेर के ऊपर, कि रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि यहाँ पर मजदार द रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी विच हैज़ मेड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, उसको जो है ये लीडरशिप दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं कि अगर हमने फोकस नहीं किया किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, इन सब के ऊपर, तो यहाँ पर जो राइटर जो हैं एक तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं और एक है मालदीव जो हमारे इंडिया के सर्दर्न पार्ट में इंडियन ओशन में लोकेटेड है। वहाँ के मोहम्मद नसीद इज स्पीकर ऑफ द मालदीवियन पार्लियामेंट एंड ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव। ओके, तो यहाँ पर ये इन्होंने अपनी बात रखी है। तो इन्होंने बोला है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमने $500 बिलियन का नुकसान लास्ट 2 डेकेड्स में फील किया है। तो अगर हमने इसके ऊपर फोकस नहीं किया तो प्रॉब्लम जो है, इकोनॉमिक लॉस जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। राइटर ने बोला है कि देखो, हमें किसी को एलिमिनेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। राइटर ने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि हमें उनको हटाया नहीं जाना चाहिए बल्कि सभी को साथ में लेकर के हमें फोकस करना चाहिए। राइटर ने ये भी बात किया है कि यूएई जो है वो टाइम के साथ में अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रही है और 2030 तक जो है वो उनको अलग अलग कंपनीज के टारगेट हैं कि किस तरीके से वो क्लीन एनर्जी में अपने आप को चेंज करेंगे। राइटर ने ये बोला कि लास्ट ईयर जो है वो इजिप्ट में जो हमने एक फंड डेवलप करने की बात की थी, उस वो फंड जो है वो अभी तक वैकेंट है। तो ये सारे प्रोसीजर जो हम कोप की मीटिंग्स में जो हम एस्टेब्लिश करते हैं, जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं, उन सब के ऊपर जो है वो हमें हाईली फोकस करना होगा, तभी जा कर के हम क्लाइमेट चेंज इशू जो है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि किसी एक कंट्री को आप बाहर कर दो और फिर अपने लेवल पर इसका सॉल्यूशन करो। हमें कोऑपरेशन के थ्रू ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखो, ऐसा तो है नहीं, मान लो यूएस जो है वो अपने लेवल पर एमिशन करता रहा और सारे कंट्री मिलकर के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे, तो इससे कभी भी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि कहीं से भी एमिशन हो रहा है, ओवरऑल जो है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब होएगा, जब सब साथ में मिलकर के काम करेंगे, कोऑपरेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मन की बात की। मन की बात में उन्होंने 25 जून को जो इमरजेंसी देखने को मिला था 1975 में, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये एक तरीके से हमारे इंडिया के लिए ब्लैक डे था और इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो दोबारा फेस हम ना करें। साथ ही साथ में उन्होंने हमारे इंडिया के जो टारगेट्स हैं उनको लेकर के बात की कि इंडिया जो टारगेट रख रहा है अपना कि 2025 तक हम टीबी को इरेडिकेट कर देंगे, तो ये इरेडिकेशन का जो प्रोसीजर है वो तब एस्टेब्लिश हो पाएगा जब अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने निक्षय मित्र प्रोग्राम अंडर विच सोशल ऑर्गेनाइजेशन, विलेजेस, पंचायत एंड इंडिविजुअल कैन अडॉप्ट टीबी पेशेंट टू हेल्प एंड सपोर्ट रिमूव द स्टिग्मा। ओके, इन सब पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया। साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारे इंडिया में जो भी इशू हैं उनको हमें सॉल्व करना होगा, तभी जा कर के हम 2047 तक जो डेवलप्ड नेशन का टारगेट है वो कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ में जम्मू एंड कश्मीर का जो बारामूला एरिया है जहाँ पर डेयरी फार्मिंग की जा रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमारे इंडिया की बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर के जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है उनके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो अच्छे से काम करती हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के जो प्रॉब्लम है उनका इजीली सॉल्यूशन जो है वो हम दे पाते हैं। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने फोकस यहाँ पर किया है। यहाँ देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो परचेजिंग करते हैं स्टेट किसके थ्रू, ओपन मार्केट के थ्रू, उसके ऊपर उन्होंने लगा दी है रोक। ओके,
तो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के पहले क्या बोला, ओपन मार्केट सेल स्कीम। देखो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास में वो ग्रेन इकट्ठा होता है। अब ग्रेन जो है वो टाइम के साथ में जो है वो उसको क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, ताकि नेक्स्ट जो सीजन है उसके अकॉर्डिंग उनके पास में प्लेसेज बनते रहें। तो इसमें स्टेट जो है वो अपनी जो भी उनकी वेसेज होती हैं, जो भी उनके क्राइटेरिया होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए वो ओपन मार्केट इस सेल स्कीम में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक मिनट, हाँ, इसमें देखने को मिल रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में 10 to 100 टन की रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है इसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले जो है वो एक बायर 3000 टन पर बिड जो है इतनी क्वांटिटी को खरीद सकता था। तो यहाँ पर स्टेट जो है उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप लेकर के आए हो उसको आप चेंज करो, क्योंकि स्टेट जो है वो अपने यहाँ पर फ्री ग्रेन प्रोवाइड करने की जो उनकी स्कीम है उनके अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स जो हैं वो खरीदते हैं। और अगर इस तरीके की स्कीम लॉन्च हुई तो जैसे कि अगर हम बात करें तो कर्नाटका जो स्टेट है उन्होंने अभी फोकस किया था, अभी इलेक्शन के टाइम में जो वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है तो उन्होंने अपने एजेंडा में बात रखी थी कि हम फ्री ग्रेन जो है 10 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन जो है वो पुअर फैमिलीज को प्रोवाइड करे जाएंगे, और इसका स्कीम का नाम था अन्न भाग्य। तमिलनाडु जो है वो खुद अपने लेवल 50,000 टन जो है परचेज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी अपने लेवल पर इस तरीके का फ्री ग्रेनिंग जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स को प्रॉब्लम होगी, तो सेंटर से उन्होंने बोला है कि जो भी आपने क्वांटिटी डिसाइड की है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए, स्पेसिफिक किसके लेवल पर, स्टेट्स के लेवल पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फॉरेन पेज पर है। तो यहाँ पर एंटनी ब्लिंकेन जो है वो बीजिंग मतलब चाइना, ओके, तो वहाँ की विजिट पर गए हैं। वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे कि यूएस और चाइना के जो रिलेशन जिनमें इशू देखने को मिल रहा है उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की वजह से दोनों कंट्री जो हैं उनके बीच में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल पर इंक्रीज हो रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि ताइवान जो है, ताइवान जो चाइना के पास में एक आइलैंड कंट्री है, ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलता है, चाइना बोलता है मेरा पार्ट है। तो यहाँ पर जो यूएसए है वो ताइवान के साथ में अपने पर्सनल रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना और यूएस के बीच में जो रिलेशन है उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो चाइना में ह्यूमन राइट्स को लेकर के भी बार बार यूएस क्लेम करता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो कम्युनिटी है उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिल रहा है। तो इन सभी के बेसिस पर दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट थे, लेकिन अब इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और देखो दोनों का मीटिंग होना भी जरूरी है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। तो अगर इसी तरीके से चाइना के द्वारा रशिया को सपोर्ट किया जाता रहा तो ये प्रॉब्लम जो है, जो वॉर जो है वो सोल्व नहीं हो पाएगी। और अभी हमने कल भी डिस्कस किया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्री जो हैं उन्होंने यूक्रेन और रशिया की विजिट की है और उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि वो एंड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रशिया यूक्रेन के ऊपर। तो ग्लोबली लेवल पर जो इशू है उनके सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए रशिया यूक्रेन जो है इस वॉर को एंड करे। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। ओके, तो ये ताइवान की जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ताइवान की जो मैप जो है वो आपको पता होना चाहिए। और ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।